नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। आपने तमाम स्टिकर देखे होंगे इसमें, और इन स्टिकरों में एक ही शब्द सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट से पिथौरागढ़ की जो एक नन्ही बच्ची थी, जिसका हल्द्वानी में नवंबर के महीने में शादी के माहौल में बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी, उसके अभियुक्त अख्तर को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। अब कहानी को अगर हम पीछे लेके चलें थोड़ा सा, तो कहानी को अगर हम पीछे लेके चलें थोड़ा सा, तो हम ये देखेंगे कि एक बच्ची हंसते खेलते आती है हल्द्वानी जैसे शहर में, जो एक कुमाऊं का और उत्तराखंड का बड़ा शहर है, और अपने परिवार के साथ उस शादी के खुशनुमा माहौल में पूरा एंजॉयमेंट करते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चे एंजॉय करते हैं शादी का, वो पूरा एंजॉयमेंट करते हैं। और अचानक से जब फोटो खिंचाने की बारी आती, तब पता चलता है कि नन्ही परी वहां पर नहीं है। ढूंढ खोज होती है। 25 तारीख को पता चलता है कि एक शव गोलापार के जंगल में गौला नदी के आसपास मिला है, जो उसी नन्ही परी का है। ये कहानी सभी को पता है। उस टाइम पे जो आंदोलन हुए थे, जो यहाँ पे लोग थे, उनको भी पता है, पूरी कहानी पता है। लेकिन आज जो वीडियो बनाने का यह एक अजीब सा स्थिति, मनोस्थिति हुई रखी है कि ऐसा क्यों हुआ। मामला पॉस्को में जाता है, पॉस्को के बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। अब आप जब सुप्रीम कोर्ट की साइट खोलोगे, जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय की साइट खोलोगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि केस नंबर, डेट वाइज, तिथि वाइज, वाद वाइज, डायरी वाइज आप उसमें पूरा संलग्न कर सकते हो। अब 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी पूरी सुनवाई होती है और उसी दिन फैसला भी आ जाता है। अब यहां पर बात आती है सुप्रीम कोर्ट। तो सोचिए, हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, सामने माननीय न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वकील जिरह कर रहे हैं, और मैं एज ए पार्टी, यानी मैं किसी पक्ष से जुड़ा हूं, चाहे अभियोगी पक्ष हो, चाहे हम याचिक पक्ष हो। अब यहां पर उत्तराखंड सरकार का वकील जिरह करता है और बचाव पक्ष का वकील भी जिरह करता है, और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जो जजमेंट देते हैं, वो ये देते हैं कि साक्ष्यजनिक जो प्रमाण है, वो पूर्णतया ये नहीं कहते कि इसी ने बलात्कार किया है। जो पूरी कहानी अगर आप उसको पढ़ोगे, तो सीरियल नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट का, डायरी नंबर 46174 2019, यानी 2019 में ये कोर्ट में लगा, वाद संख्या 003955 003956 2025, जो 10 तारीख की डेट थी। याचिकाकर्ता अख्तर अली वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जो इस बच्ची का केस लड़ेगा, वो स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने लड़ा। निर्णय जहां तक हम जा रहे हैं वहां तक तो हिंदी में आ रहा है, जब हम सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर जाते हैं, लेकिन जब हम निर्णय वाले सेक्शन में जाते हैं, तो पूरा जो वर्डिक्ट है वो इंग्लिश में है। तो हम भारत में, कल ही हमने हिंदी दिवस मनाया है, और भारत में हम रह रहे हैं जहां पे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, और न्याय का सर्वोच्च मंदिर, जिसके ऊपर भरोसा होता है इंसानों का, न्याय का सर्वोच्च मंदिर, वो अंग्रेजी में आदेश देता है। और अगर यहाँ पे वर्डिक्ट में होता है, मेरी माँ होती, वो अंग्रेजी जानती नहीं है, तो क्या उस वर्डिक्ट को पढ़ पाती? बड़ी सोचनीय बात है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। अब यहां पर फेलियर है उत्तराखंड सरकार का, क्योंकि घटनाक्रम कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट में
फाइनल हियरिंग है और उसी दिन आदेश भी आ जाता है और जो पीड़ित परिवार है उसको उत्तराखंड सरकार का वकील कोई सूचना नहीं देते हैं कि आज आपके बेटी की सुनवाई है कहां? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। क्योंकि मैं एक वीडियो सुन रहा था, आपको भी सुनाता हूं कैसे जब उस परिवार का एक वीडियो लिया गया और उसमें कहा गया कि भाई आप क्यों नहीं गए। दोस्तों नमस्कार। तो इसको आप सुनिए। 2014 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हल्द्वानी शादी समारोह में आई 7 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या के सनसनीखेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सबको चौंका दिया है। अलग अलग मीडिया वेबसाइट्स में छपी खबर के अनुसार निचली अदालत और हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पाए मुख्य आरोपी अख्तर अली उर्फ मकसूद को सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए हैं, जिसके बाद पीड़िता के परिजन और लोग बहुत आहत हैं। परिजनों का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी नहीं की, जिससे आज उनकी मासूम बेटी को न्याय नहीं मिल सका। यहाँ तक कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि कब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उन्होंने सरकार से रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग की है। वहीं अब जनपद पिथौरागढ़ के लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई, जो भी तारीख लगी उसमें हमको कहीं भी नहीं बताया गया। हमें दुख इस बात का है, इतने बड़े न्यायालय में एक छोटी सी बच्ची का जो हर्ष किया गया उस दरिंदे ने नीचे फास्ट ट्रैक और हाईकोर्ट द्वारा जो जजमेंट किया गया उसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट आया, जो मुख्य अभियुक्त को बरी कर दिया गया, वो सरासर असत्य है, अन्याय है। उसके लिए हम उत्तराखंड सरकार से निवेदन करेंगे फिर से रिव्यू पिटीशन किया जाए। एक तो ये था सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस किया हमें ये तक पता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में कब फैसला आया ये पता नहीं, और कोई तारीख लगी, मतलब हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाई कोर्ट तक का फैसला हमें था, जब हाई कोर्ट हम जाते थे जिस दिन फांसी की सजा थी उस दिन भी हम थे। लास्ट फैसला हमें हाई कोर्ट का पता चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई आता नहीं, वो मतलब बिल्कुल पता ही नहीं था। अब सोचिए, जिसके घर की बेटी के साथ ऐसा जघन्य कांड हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में केस का फाइनल डिसीजन है, क्या उत्तराखंड सरकार के वकील, जो वकीलों की लिस्ट है, जब आप उनका नाम देखोगे ना तो आपको हकीकत में जाएगा कि वाकई में ये केस हरवाया गया है। मुझे पूरा डाउट है जिस प्रकार से वकीलों के नाम हैं कि उन वकीलों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस केस को जीतने में। दूसरा, बिहार में चुनाव है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिर बेटी को मरवाओ। क्यों? कि पूरी तरह से ये सरकार इस मामले में बिल्कुल ऐसी रही है जैसे कुंभकर्ण की तरह नींद लेके सोई, उसको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। ऐसे वकील चुने इन्होंने, ऐसी वकीलों की फौज खड़ी की जो इस लायक नहीं थे क्या कि उसको जब हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और पॉस्को कोर्ट से मौत की सजा मिली है और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जा रहा है कि जो साक्ष्य आप प्रस्तुत कर रहे हो वो तो आरोप लगाने के भी लायक नहीं है, इसमें तो फांसी तो बहुत दूर की बात है। जब आप उसको डिटेल से पढ़ोगे हिंदी में, अनेक साइटों ने, तो आप लॉ की किसी साइट पर जाइए, जब मैं सुबह से पढ़ रहा था इसको, मैंने सारे न्यूज़पेपर भी खंगाले, तो मोटा मोटा जो लॉ का कानून ये कह रहा है, जो उसमें इंग्लिश में जो लिखा है सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट, तो हम पहले जाते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऐसा पॉसिबल है कि जिसके खिलाफ आप आदेश दे रहे हो, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस है उसमें उसके एक परिवार पक्ष के किसी एक व्यक्ति को, किसी परिजन को बुलाने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सिर्फ वर्सेज ऑफ उत्तराखंड कर दिया इन्होंने कि वकीली केस लड़ेंगे, वकील के अलावा उसके परिवारजनों को पता ही नहीं है। वर्डिक्ट अंग्रेजी में है। दूसरी चीज, परिवारजन खुद कह रहे हैं न तो उत्तराखंड सरकार ने उनको बताया न वकील ने उनको बताया। आज सुनवाई भी हो गई
और आदेश भी आ गया रिलीज करने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। उस स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं अपने जजमेंट में कि आप अगर जरूरी ना हो तो आरोपी को रिहा कर सकते हैं। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और कांग्रेस विपक्ष है, ये दोनों 2019 के बाद सोए थे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे केस चल रहे हैं उनकी पैरवी कौन कर रहा है। अब इसके पीछे जब आप वकील का नाम देखोगे तो उस वकील के नाम से आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। मैं एक लॉ फर्म का आपको वो बता देता हूं कि किस प्रकार से उसने कोट किया है इस चीज को। मैं लॉ फर्म के बता रहा हूं। लॉ ट्रेंड करके एक साइट है, जब आप पढ़ोगे इस पे, सुप्रीम कोर्ट ने पोस्को हत्या के मामले में 2 को बरी किया, सबूतों की टूटी श्रृंखला और दागी जांच का हवाला देते हुए आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है। तो ये तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की एक साइट का मामला है। अब जब ये मामला आया, 2014 का ये मामला है, और जो खंडपीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, जो माननीय जजों की खंडपीठ थी, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी, न्यायमूर्ति संजय करोल जी और न्यायमूर्ति संजय मेहता जी, इसमें न्यायमूर्ति मेहता द्वारा लिखे एक विस्तृत फैसले में निचली अदालत द्वारा अख्तर अली को दी गई 2 सिद्धि और मौत की सजा और प्रेमलाल वर्मा को दी गई आजीवन कारावास की सजा को पलट दिया है, जिसको उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। अब मामला यहां पे यह आता है कि क्या हमने उस लेवल के वकील जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे उस तरीके के वकील तैयार नहीं किए। और ये केस जिस वकील के पास था उसका आप अगर सरनेम टाइटल देखोगे तो वो बहुत, क्योंकि जो केस अख्तर अली के लड़ रहे थे और जो केस उत्तराखंड सरकार का लड़ रहे थे, दोनों का टाइटल आप देख लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट की साइट पे आप जाओगे तो उसमें वाद संख्या आप डालना 46174/2009, उसमें 2019 से लेकर 2025 तक जितनी बार इसकी सुनवाई हुई है वो सारा उसमें दे रखा है, वकील कौन है, सब कुछ। सोचिए, पहाड़ की एक बेटी को किसी की संवेदना है? क्या सरकार को पहाड़ की बेटी की रत्ती भर भी संवेदना है? अगर संवेदना होती तो ये जो सरकार बैठी हुई है ये आपको बताती कि आपकी बेटी 7 साल की बच्ची, जिसको दुनियादारी का कुछ नहीं पता, बहुत मासूम उम्र होती है 7 साल एक बच्ची के लिए। हम सबके घर में बच्चियां हैं, और जो हमारे शासन में बड़े लोग बैठे हैं उनके पास तो बच्चियां ही नहीं है, उनकी तो खुद की औलादें नहीं है। वो उस मां का दर्द, उस बाप का दर्द कैसे देंगे? और दूसरा दर्द जो अब मिला है, कल में एक जो पिथौरागढ़ में बहुत बड़ा जनाक्रोश निकला, तो उस बात उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए पिथौरागढ़ की भाजपा की जो टीम है, घर में एक पेपर में भी कटिंग, आज पेपर में भी आया है कि भाजपा की एक विशिष्ट मंडल जो है उनके परिवार, पीड़ित परिवार के पास गया है और कह रहा है कि हम इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। आज पेपर में भी आया हुआ है, न्यूज पेपर में, कि हम कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। तो पिछले 5 साल कर क्या रहे थे? क्या कर रहे थे आप पिछले 5 साल तक? क्योंकि जिस प्रकार से ये केस को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है हमारे सबसे निचले स्तर। जब हम उसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पुलिस के, आपके पुलिस ने वहां पर इन चीजों को क्यों नहीं वर्णित किया? उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे वो आए थे यहाँ पे, उनके ऊपर पथराव भी हुआ था। विकास भगत जो है वो पकड़े गए थे, जो उस समय हमारे यहाँ पर बंशीधर भगत जी के लड़के हैं, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पथराव किया था। पुलिस के पास पूरी जानकारी होगी उसमें। संदेह से परे अपराध को साबित नहीं कर पा रहा है जो अभियोजन पक्ष है, यानी उत्तराखंड सरकार जो है वो परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर आधारित है। यानी मैंने देखा, कई क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं कि मैंने देखा, मैंने 5 दिन बाद जो गवाही हुई, एफआईआर कब हुई, बहुत छोटी चीज। मैं इसलिए उत्तराखंड पहाड़ियों को कहता हूं कि जब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में आते हो तो आपको ये चीजें जाननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी कि न्याय कितना महंगा है और कितना कठिन है। जब आप किसी चीज के लिए न्याय मांगने जाते हो,
कहना बहुत आसान है कि हम कोर्ट से न्याय ले लेंगे, लेकिन कोर्ट में न्याय को करना, क्योंकि आज का जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने साफ कहा है बिल्कुल तथ्यहीन है, वैज्ञानिक रूप से भी पुष्टि नहीं होती है, ये उन्होंने कहा है। 21 नवंबर 2014 को काठगोदाम के शीश महल में एक शादी समारोह में नाबालिग लड़की के लापता होने के बाद दर्ज की गई शिकायत के उत्पन्न हुआ 4 दिन बाद 2014 को उसका शव नौला नदी के बगल में गोलापार के जंगल में मिला। पोस्टमार्टम में निष्कर्ष निकला कि मौत का कारण यौन हमला और कुंद बल के आघात के कारण योनि और परियन क्षेत्र में चोटों का सदमा और रक्तस्राव है। जांच के बाद पुलिस ने अख्तर अली, प्रेमपाल वर्मा और तीसरे व्यक्ति जूनियर मसीह को पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार किया। उनके ऊपर धारा लगाई 376, 363 और 201 और पॉस्को, उसमें उनको दोषी ठहराया गया। प्रेमपाल वर्मा को अपराधी को शरण देने के लिए आईपीसी धारा 212 की तरह दोषी ठहराया गया। जूनियर मसीह को रिहा कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई कानूनी सबूत नहीं मिले थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि और मौत की सजा को बरकरार रखा। अब आते हैं, माता पिता को सूचना नहीं है। पहले देखो, जब सुप्रीम कोर्ट में ये वर्डिक्ट आता है तो सबसे पहले नैनीताल के एक पेपर में खबर आती, पिथौरागढ़ तक नहीं पहुंचती है। दूसरे दिन पिथौरागढ़ के, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके परिजन कह रहे हैं। एक वीडियो में उन्होंने भी देखा उत्तराखंड सरकार क्या कर रही थी, क्योंकि ये मामला जो था काठगोदाम थाने का था। पुलिस की थ्योरी पे ही सवाल खड़ी कर दिए उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसमें डंपर चालक जो है शंकर दत्त, जो डंपर चालक शंकर दत्त है, उसने उसी दिन उस आरोपी को, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, अख्तर को नौकरी पे रखा था और 3000 रुपए भी दिए थे, लेकिन वो नौकरी छोड़ के भाग गया। कहां पकड़ा गया? पंजाब में। 2 दुकानदारों ने जो बयान दिए हैं वो 5 दिन बाद क्यों दर्ज किए गए? एफआईआर जो है क्यों? इसमें कई आप क्वेश्चन, जब आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में जाओगे या लॉ की फर्म में जाओगे तो हमें तो जानकारी ही नहीं होती है कि कैसे मैनिपुलेट होता है, ये केस भी किस प्रकार से खत्म हुआ है। अब उसके चचेरे भाई को ही यहां पर कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, जिसने फोन पर थानाध्यक्ष काठगोदाम को ये जानकारी दी। और जब आप थानाध्यक्ष काठगोदाम का नाम पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कैसे काठगोदाम थानाध्यक्ष को, और उनके बयान दर्ज नहीं है। कोर्ट ने पूछा है कि उनको क्यों नहीं वो पक्षकार बनाया गया, उनके बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए। तो काफी चीजें ऐसी हुई हैं इसमें। अगर आप इस केस को जब आप उसकी तरफ से देखेंगे, मानवीय ढंग से तो हम देख ही रहे हैं, हमारे अंदर भावनाएं भी हैं, हम भी जन आंदोलन करेंगे, हम उस हर जन आंदोलन का सपोर्ट करते हैं जो बच्चों के साथ ऐसा गलत है। लेकिन यहां पर कानूनी पक्ष क्या कहता है और सरकार यहां पे क्यों चूक जाती है? क्या मुख्यमंत्री जी ये बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ? क्या उनको पता था या नहीं था कि कोई केस चल रहा है? जब उनको ही नहीं पता था तो उनके परिवार वालों को कहां से पता चलेगा? और सुप्रीम कोर्ट जैसे केस में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़ी अदालत है, जहां पर हर पहलू को देखा जाता है, वहां पर उसके माँ बाप को, उनके परिवारजनों को, उनके परिजनों को नहीं बुलाया जाता। स्टेट ऑफ उत्तराखंड का जो वकील है, क्या इस लायक नहीं है कि वो फोन पे एक वर्ड बोल सके कि आपका कल परसों नरसों हियरिंग है, आप आ जाइए? और जब आप उसका नाम देखेंगे उस वकील साहब का, तो बड़ा प्यारा नाम है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, अभियोजन पक्ष का मामला असंगत और मनगढ़ंत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर बनाया गया है कि मैंने देखा। मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि मैंने जाते हुए किसी को देखा, वो अख्तर था या नहीं था पता नहीं, मैंने वहां जाते हुए देखा। निखिल चंद जो पीड़िता का चचेरा भाई है, सबसे पहले पुलिस को शव के स्थान के बारे में सूचित किया। अब निखिल चंद जी को आके अपना पूरा बयान देना चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे उनको पता चला,
क्यों? और पुलिस के कार्रवाई इसमें सबसे ज्यादा खटकती है। क्या हमको पुलिस तंत्र को मजबूत करना चाहिए, पुलिस तंत्र में सुधार करना चाहिए, उनको नई ट्रेनिंग देनी चाहिए। आजकल सब कुछ नए ढंग से हो रहा है और पुलिसिया तंत्र जो चलता है लगभग 100 साल पुराना चल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वो पुलिस तंत्र को आज भी उसी ढंग से इसलिए चलाना चाहती है कि वो विपक्षियों पे अत्याचार कर सके, उनको दबा सके और भीड़ को उसी तरीके से हैंडल कर सके, नए तौर तरीकों से, आज के आधुनिक तरीकों से उसको सुसज्जित न कर सके। आज भी पुलिस को देख के आम आदमी के मन में डर पैदा है, डर लगता है कि पुलिस मेरे दरवाजे पे क्यों आई है, और ये डर हर सरकार बिल्कुल कायम रखना चाहती है ताकि वो अपनी मर्जी से पुलिस का तंत्र यूज कर सके। जब हम अभी आईजी कुमाऊं से ज्योति मेयर प्रकरण में मिले थे तो उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि हमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। जब पुलिस का एक आईपीएस अधिकारी ये कह सकता है कि सुधार की बहुत जरूरत है, तो जो नीतियां बनाते हैं, जो वहां बैठे हुए हैं, उनको तो हमने चुन के भेजा हुआ है। जब अपने बच्चों के ऊपर बात आती है तो हम कभी पूछते नहीं है अपने जनप्रतिनिधि से, तुमने पुलिस रिफॉर्म के लिए क्यों नहीं बोला, तुमने सामाजिक रिफॉर्म के लिए क्यों नहीं बोला। लेकिन हम ये इन मुद्दों के ऊपर कभी भी अपने जन प्रतिनिधि से बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत छोटी बात है, अरे पुलिस तो ऐसे ही चलती है। यहां पे हम लोग भी जिम्मेदार हैं जो उस व्यक्ति को वोट देते हैं जो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। आज भी हम उस पार्टी को वोट दे रहे हैं जिस पार्टी की वजह से आज ये बच्ची का पूरा केस वो सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ तो मोर्चा निकाल रहे हैं, लेकिन हम उस पार्टी और उस सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे जिसकी सरकार राज्य में बैठी हुई है और जिसकी वजह से केस हारे। उसको हटाने के लिए हम नहीं कह रहे, त्यागपत्र देने की मांग नहीं कर रहे, पुलिस रिफॉर्म करने की बात नहीं कर रहे। हर चीज में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने उन चीजों को छोड़ दिया है। हम वो कह रहे हैं कि न्याय क्यों नहीं दिया। न्याय के लिए जो जिम्मेदार हैं वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। यहां पर शव की बरामदगी संदिग्ध थी, क्योंकि व्यापक तलाशी के बाद कोई परिणाम निकलने के कई दिनों के बाद शादी स्थल से बहुत करीब पाया गया शव को। अख्तर अली को लुधियाना से गिरफ्तारी सबूत गढ़ने के बाद दिखाया था। डीएनए रिपोर्ट हिरासत की टूटी हुई श्रृंखला और अकथनीय विसंगतियों के कारण अविश्वसनीय थी, जैसे कि सर्वाइकल स्लैब में उसके वीर्य की उपस्थिति थी, लेकिन योनि स्लैब जो था बच्ची का उसमें सर्वाइकल स्लैब में इसकी अनुपस्थिति थी। यह वैज्ञानिक रूप से प्रूफ हुआ है उसमें। अख्तर अली की जो हमारी वकील है सुश्री वंशजा शुक्ला, उन्होंने कहा है कि अख्तर अली की गिरफ्तारी सावधानी पूर्वक मोबाइल निगरानी पर आधारित थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रूर यौन हमले और हत्या को अकायद सबूत प्रदान किया था, लेकिन स्वैब में उनका वीर्य जो था सिर्फ सर्वाइकल उसमें था, यौनि वाले मामले में नहीं था। वैज्ञानिक और डीएनए सबूतों ने अख्तर अली को निर्णायक रूप से स्थापित किया। अभियुक्तों के आचरण इसमें अपराध स्थल के पास उनकी उपस्थिति और बाद में फरार होना शामिल था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे विश्लेषित किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोष सिद्धि के लिए परिस्थितियों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। अब आप जब इसको पढ़ोगे, इस केस को पढ़ोगे, तो उसमें कहा है कि दोष सिद्धि के लिए परिस्थिति, तो क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे सरकार के वकील हैं वो क्या इतने सक्षम नहीं हैं कि वो पहले से ही पढ़ लें? या ऐसे रेफरेंसेस केस जो आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कई ऐसे, ये पहला केस तो है नहीं, इसमें एक केस का रेफरेंस दिया है, शरद बर्धीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य का जो रेफरेंस लिया गया है उसी में उत्तराखंड और ये अख्तर अली का रेफरेंस लिया गया है। क्योंकि जो कोर्ट में साक्ष्य प्रोड्यूस हुए हैं उसमें हमारा स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन चीजों को प्रोड्यूस करने में, क्या उस वकील को पता नहीं था कि ये चीजें वहां टिकेंगी नहीं, या उस लायक नहीं थे? सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए उस जगह पे बैठे हुए थे ताकि मेरा नाम हो, मैं सरकारी वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट में हूं, बड़े लोगों से मेरी पहुंच है, मुख्यमंत्री जी के बगल में मैं बैठ जाऊंगा, उनसे डिस्कस कर लूंगा, क्या या पैसे का लालच इतना ही था? काम के प्रति उनकी क्या जवाबदेही थी? उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड यूज किया है, ऐसी श्रृंखला बननी चाहिए थी जो अभियुक्त की बेगुनाही को अनुरूप निष्कर्ष कर उचित आधार पर न छोड़े। मकसद, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मकसद क्या था? आखिरी बार देखे जाने का सिद्धांत क्या है? कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों को कोई स्पष्ट और ठोस मकसद बताने, यानी ये देखिए
हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो जो हमारे सरकारी वकील हैं उत्तराखंड सरकार के, वो मकसद नहीं बता पाते हैं वहां। देखिए कहां कितनी बड़ी चूक है, न्याय किस प्रकार से वकीलों के उस पर मैनिपुलेट होता है। एक सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है और उसको सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने की जानकारी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट महोदय ये पूछेंगे कि भाई इसका मकसद क्या है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट, जहां तक मैं समझता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाता है तो पूरी तरह से फिल्टर होके चला जाता है, क्योंकि जितने चीजें नीचे लेवल में होती हैं भी धीरे धीरे ऊपर जाते हुए फिल्टर होता है। तो क्रीम जब वहां पहुंचती है, यानी केस की जो अंतिम सुनवाई वहां पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हर चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं। उन्होंने उसी चीज को बारीकी से देखा है। अब इसमें हमें तो बहुत दर्द हुआ, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला, हमारी बहन को न्याय नहीं मिला, लेकिन इसकी फेलियर जो है राज्य सरकार है, उसकी वजह से नहीं मिला। और फिर उसके घर जाके बोल रहे हैं हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे उसके लिए। कोई स्पष्ट और ठोस मकसद बताने में फेल हुआ है। जिन गवाहों ने अपीलकर्ताओं को शादी स्थल के पास देखने का वादा किया था, उन्होंने घटना के 5 दिन बाद अपने बयान दर्ज कराए हैं। सोचिए, क्या पुलिस को पता नहीं था ये वहां टिकेगा? जिस आईओ ने केस हैंडल किया होगा उसको पता नहीं था ये वहां टिकेगा? क्या जो एडीएम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उनके वकीलों को पता नहीं था वहां टिकेगा? क्योंकि बहुत सोचने वाली बात है कि किस वजह से एक व्यक्ति को सरकारी वकील नियुक्त किया गया, ये सबको पता है, सब हमारे रिश्तेदार होंगे हमारे, लेकिन उसका असर कैसे केस पे पड़ता है, ये इस केस से साफ झलकता है कि राज्य सरकार निकम्मी है और उसको कोई मतलब नहीं है पहाड़ की बेटियों को न्याय मिले या न मिले, लेकिन उन सरकारी वकीलों की फीस, उनकी गाड़ी, उनका पूरा जो है हमारे टैक्स से जाना चाहिए। और वो सारे आनंद उठाएंगे पूरे उस स्तर के, लेकिन वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एक वैध आशंका पैदा होती है कि आखिरी बार देखे जाने की परिस्थिति में गढ़ा गया एक कहानी है। पीठ ने, जो माननीय न्यायालय बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि निखिल चंद से पूछताछ क्यों नहीं की गई। क्या ये चीज एडीएम कोर्ट में नहीं समझ में आई? क्या पुलिस का आईओ इस लायक नहीं था? क्या जो सुप्रीम हाई कोर्ट में हमारा सरकारी वकील था वो इस लायक नहीं था कि इस चीज को देख सके? वकील जब किसी केस को लेता है तो उसकी आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह कान होती है, क्योंकि वो उस चीज का जानकार होता है। अब जानकार व्यक्ति ही अज्ञानी हो तो आप क्या कर सकते हो? क्योंकि उन्होंने पूछा है कि पीड़िता के शव के बारे में उनको कैसे पता चला, इतना तक आयोग ने नहीं पूछा। पुलिस की डायरी में कहीं एंट्री नहीं है, जो चार्जशीट बनी होगी उसमें कहीं नहीं है कि निखिल चंद जी आपको कैसे पता चला। न उसको निचली अदालतों में पूछा गया, ना हाई कोर्ट में पूछा गया, न सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। भाई उनसे क्यों नहीं पूछा, उनको कैसे पता चला? संधि कोर्ट ने माना कि पूछताछ न करना कोर्ट की अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल अनुमान लगाने गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी पर गिरफ्तारी की परिस्थितियों को कल्पना से परे और प्रथम दृष्टया अविश्वसनीय पाया गया है। उन्होंने नोट किया कि पुलिस उनके मोबाइल नंबर के माध्यम से, और इसमें शंकर दत्त का कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, जिनकी डंपर था, जो मालिक थे, जिसने 3000 रुपए दिए थे, वो कहीं जिक्र नहीं है। दावा रिकॉर्ड के झूठा साबित होने दिखाया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड गिरफ्तारी के महीनों बाद प्राप्त। अब देखो, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज तक जो भाजपा के संगठन मंत्री के ऊपर उनके पिता ने आरोप लगाए, अंकिता के पिता ने, उनके कॉल डिटेल सार्वजनिक नहीं किए गए। लेकिन यहां पर 1 महीने के बाद या गिरफ्तार के महीनों बाद वो निकाले गए हैं। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रिया गहरे संदेश के घारे में आ गई है। वैज्ञानिक साक्ष्यों पर जाते हैं जिसके ऊपर ये पूरा टिका हुआ था। जो डीएनए सबूत जो थे, अभियोजन पक्ष यानी हमारा जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो वकील था, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। जो कथित तौर पर सर्वाइकल स्लैब में वीर्य पाया गया, क्योंकि जब बलात्कार होता है तो मैक्सिमम जो डीएनए जांच होती है या तो बॉडी के पार्ट से या उसकी स्किन से, या बलात्कार केस में अधिकतम जो है वो वीर्य से होती है। और वीर्य में जो सर्वाइकल स्लैब में वीर्य पाया गया, यानी योनि के नमूनों और उसकी शारीरिक स्थल में तैयार किए गए सर्वाइकल स्मीयर स्लाइड्स में उपस्थित था। फैसले में कहा गया कि
एक में उपस्थित था और दूसरे में अनुपस्थित था। उन्होंने सीधा कहा है कि भाई कहीं से लाके उसको जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद वो चीज वहां डाली गई। और यह भी कहा गया कि जो पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट बनाई गई उसमें डीएनए की सर्वाइकल स्लैब में उपस्थिति अभियोजन पक्ष द्वारा गढ़ी गई है। और एक और बड़े इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, देखिए जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो जीव विज्ञान का विद्यार्थी होना चाहिए डॉक्टर, और उसने वो पढ़ाई की होनी चाहिए। यहां पे इन्होंने कहा है डीएनए विशेषज्ञ जो थे वो डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल PW34 की योग्यता पर संदेह उठा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि वो MSc किए थे, लेकिन किस में किए थे? बॉटनी में किए थे। बॉटनी यानी पेड़ पौधों के। अब पेड़ पौधों का जो व्यक्ति है वो कैसे उसमें उठा सकता है अपनी बात? मानव का डीएनए अलग है, पेड़ पौधों का डीएनए अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें और अंतिम निर्णय जो उन्होंने दिया है, अभियोजन पक्ष आरोप स्थापित करने में विफल रहा। तो क्या पहले पता नहीं था अभियोजन पक्ष को कि कोर्ट में ये चीजें होंगी और कोर्ट इतने बारीकी से इन चीजों को नजर करती है? ये बेटी नहीं हारी है, राज्य सरकार की हार है, उनके वकीलों की हार है, क्योंकि उन्होंने इसको लापरवाही से लिया है। उपरोक्त दुर्बलताओं को देखते हुए परिस्थितियों की श्रृंखला में तथाकथित कड़ियां टूट गई हैं। अभियोजन पक्ष अभियुक्त अपीलकर्ताओं को अपराध के संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। देखिए ये उत्तराखंड सरकार के मुंह पे एक तमाचा है कि कैसे वकील रखे हैं आपने। कोर्ट ने मौत की सजा देने से पहले सभी आवश्यक उच्च स्तर की सावधानी पूर्वक जो, अब देखिए 7 साल की बच्ची की हत्या बलात्कार जो है वो दुर्गम श्रेणी में नहीं आती है, ये कहा गया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया। अभियुक्त अपीलकर्ताओं के सभी आरोपों से बरी किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो उनको तुरंत रिहा किया जाए, ये वर्डिक्ट है। अब इसमें सोचिए हमारा जो राज्य सरकार है उनकी कितनी बड़ी गलती है। परिवारों को नहीं बताना, देखिए कितना मजाक बना के रखा है उस बेटी का इस सरकार ने। और यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। मणिपुर चले जाते हैं भरी बारिश में, मणिपुर चले जाते हैं भरी बारिश में बाई रोड, लेकिन बाई एयर ट्रेवल करने के लिए उनके पास हमारा यहाँ आपदा में उनको बारिश दिखाई देती है। क्या स्थिति है आज के पहाड़ों की, वो देखने के लिए उनके पास हेलीकॉप्टर है, देखने के लिए मौसम विभाग है, सब कुछ है, वहां नहीं जाते हैं, लेकिन चले जाते हैं मणिपुर। जो मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें इतनी बारिश हो रही है मणिपुर में कि सामने दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे पहाड़ के लोगों को जिनकी बेटी मरी उसको मुख्यमंत्री जी ने नहीं बुलाया वहां पे, लेकिन जो अपने लोग जिनके घर कम डैमेज हुए या नहीं के बराबर हुए हैं उनको वहां जाके बैठा दिया। और ये बेटी की पूरी जो आज हम केस हारे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे राज्य सरकार के वकीलों की वजह से हारे, क्योंकि वो इस लायक वकील नहीं बना पाए कि उनको पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में क्या वर्डिक्ट होता है, कैसे जजमेंट होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन एक दिन में नहीं आए होंगे, पिछले कई जिरह चली होंगी। जब आप सुप्रीम कोर्ट में इस केस के बारे में डिटेल लगेंगे उसमें कम से कम 8-10 जो है इनकी डेट लगी हुई है, हर डेट को क्या क्या हुआ उसमें लिखा हुआ है। मैं इसीलिए पहाड़ियों से कहता हूं कि आपको अपनी राजनीतिक और अपनी कानूनी पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी, आपको इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा। कहना बहुत आसान है कि हम न्याय ले लेंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन जब आप उस फील्ड में जाओगे तो आपकी सरकार आपके साथ नहीं है, आपके लोग आपके साथ नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है, क्योंकि ये राज्य सरकार का पूरा फेलियर है। धामी जी का फेलियर है, उनको त्यागपत्र देना चाहिए। वो एक बेटी को न्याय दिलाने में फेलियर रहे। धामी जी की तो खुद की बेटी नहीं है, उनको कहां दर्द होगा? उनको तो पता ही नहीं होगा कि एक बेटी का दर्द क्या होता है। अगर इतना उनको दर्द होता तो अंकिता भंडारी के हत्यारे को वो नहीं बचाते। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। लगातार ये इंसिडेंट आ रहे हैं, पहाड़ी समुदाय के लोगों के लिए सोचने वाली बात है। आप जिसके नारे लगा रहे हो, जिसके साथ खड़े हो, जिसकी सरकार के लिए खड़े हो, वो आपको कैसे बर्बाद करने पे तुले हैं। ये चीज थोड़ी सी समीक्षा अब आप देखेंगे कैसे इस चीज को रिव्यू पिटीशन करती है सरकार, कैसे इस चीज को आगे लेती है। लेकिन इसमें सरकार का फेलियर है, सरकार के सरकारी वकील फेलियर हैं। हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ऐसे लोगों के कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए हमें एक योग्य वकील चाहिए, रिश्तेदार नहीं चाहिए, ताकि किसी बेटी को और बहन को ऐसे अन्याय न झेलना पड़े।
अभियोजन पक्ष जो हमारा स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, ऐसे वकील नहीं पैदा कर पाया पिछले 25 साल में जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी जिरह कर सके, हमारी बात रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गुस्सा है अंदर, रैली भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, लेकिन जो एक गुस्सा सरकार के प्रति है कि इतनी घटिया सरकार है जो बेटियों को ही टारगेट करती है और बेटियों के हत्यारों को बचाती है। और आज भी बिहार चुनाव में क्या इसको देखा जाए कि बिहार चुनाव है और यहां पर एक बिहार चुनाव से, बिहार राज्य से संबंधित एक व्यक्ति को बचाया गया है हमारे राज्य सरकार के द्वारा। और यह भी देखना पड़ेगा एक चीज, और इसमें मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा संगठन है जो पूरी कानूनी उनको सफलता देता है, कानूनी सहायता देता है। जमीयत उलमा हिंद, क्या उसका इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि उसके पास बहुत योग्य वकील हैं और उनके पास कई लोगों की टीम है, जिसको हमने देखा है, कई आतंकवादियों को, कई देशद्रोहियों को, कई पत्थर मारने वालों को उन्होंने सपोर्ट किया है। और राज्य सरकार तो फेल है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू के साथ मैं इस बच्चे के साथ हमेशा खड़ा हूं और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। सरकार को रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, लोगों को सड़क पे आना चाहिए, क्योंकि न्याय कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता और राज्य सरकार फेलियर है, उसको त्याग पत्र देना चाहिए धामी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद।